गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पर्ण के विन्यास को देखा था कि पर्ण स्टेम पर या फिर शाखा के ऊपर किस प्रकार से लगी हुई होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं जिससे पर्ण शाखा के ऊपर लगी हुई होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि पर्ण का उद्गम कैसे होता है। पर्ण का उद्गम, पर्ण के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो पर्ण का जो ओरिजिन होता है ये ओरिजिन लीफ प्राइमोर्डिया से होता है। लीफ प्राइमोर्डिया, पर्ण आद्धक। ये पर्ण आद्धक वो संरचनाएं होती हैं जो लीफ का निर्माण करती हैं। अब ये पाई कहाँ जाती हैं? ये जो लीफ प्राइमोर्डिया हैं या तो स्टेम या शाखा, ब्रांच, स्टेम या शाखा पर इनके स्थान फिक्स होते हैं। जो स्थान होते हैं ये स्थान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और ये स्थान कौन से होते हैं? पर्व संधि नोड। स्टेम या शाखा के ऊपर जो नोड उपस्थित होते हैं ये नोड वो स्थान होते हैं जहां से लीफ का ओरिजिन होता है। क्योंकि अगर हम स्टेम के ऊपर बात करें नोडों से, तो स्टेम के ऊपर जो नोड पाए जाते हैं उन्हीं नोड्स के द्वारा शाखा का निर्माण होगा। या फिर जहां शाखा ब्रांचिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही है, डायरेक्ट लीव्स का निर्माण हो रहा है, तो वहां उन नोड से लीफ का निर्माण होगा। और ऐसे ही शाखाओं पर स्थिति होती है, शाखाओं पर जहां नोड प्रेजेंट है उन नोड से किसका निर्माण होगा? लीफ का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो ओरिजिन होता है वो स्टेम या शाखा के शीर्ष जो सेल होती हैं इन सेल के विभाजन से होता है। शाखा की जो शीर्ष सेल होती हैं इन सेल के विभाजन से होता है। और ये विभाजन के बाद में क्या बना लेती हैं? लीफ प्राइमोर्डिया बना लेती हैं। विभाजन के बाद में ये कोशिकाएं लीफ प्राइमोर्डिया बनाएंगी और लीफ प्राइमोर्डिया फिर क्या होगा? आगे विभाजित होकर के लीफ का निर्माण करेगा। यहाँ जो लीफ प्राइमोर्डिया है, लीफ आद्धक है, या तो ये सुप्त अवस्था में मिलेगा, सुसुप्त अवस्था में मिलेगा, या जागृत अवस्था में मिलेगा। कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल कैसे मिलेगा? सुसुप्त अवस्था में। सुसुप्त अवस्था में मिल सकता है और जागृत अवस्था में भी हो सकता है। तो ये दोनों में से किसी भी कंडीशन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिन शाखाओं पर होंगे ये, जिन शाखाओं या स्टेम पर होंगे उनके शाखाओं पर इनके वृद्धि बिंदु या वृद्धि क्षेत्र, वृद्धि बिंदु या वृद्धि क्षेत्र निश्चित होते हैं। अभी बताया था मैंने कि वो निश्चित स्थान होते हैं, निश्चित होते हैं, वहीं से इनका निर्माण होगा। ऐसा नहीं है इन वृद्धि बिंदु के अलावा कहीं और कोई जगह हो वहां से इनका निर्माण हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं, इन बहुवर्षीय पादपों में जो ये ग्रोथ पॉइंट होते हैं, वृद्धि बिंदु होते हैं, जो वृद्धि बिंदु होते हैं ये वृद्धि बिंदु सल्कों से ढके हुए होते हैं। यहाँ सल्क पाए जाते हैं और सल्कों से ढके होते हैं। ये वृद्धि बिंदु सल्कों से ढके होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सल्कों से ढके नहीं होंगे तो किसी भी बाह्य आघात के कारण क्या हो जाएंगे? ये डैमेज हो जाएंगे और फिर वृद्धि नहीं करेंगे। जब आवश्यकता होती है, जब आवश्यकता होती है तो आवश्यकता के अनुसार ये वृद्धि बिंदु क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं, सल्क पर्ण हट जाती हैं और वृद्धि करके किसका निर्माण कर लेते हैं? पर्ण का निर्माण कर लेते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार ये पर्ण निर्माण करते हैं। अब पर्ण का निर्माण होता कैसे है? ये तो एक सामान्य सी बात रही कि प्राइमोर्डिया से हो रहा है या कैसे हो रहा है।
तो अब यहाँ पर जो पर्ण है उस पर्ण का परिवर्धन होता कैसे है? जब हम पर्ण परिवर्धन की बात करते हैं तो इस पर्ण का जो परिवर्धन होता है, पर्ण का परिवर्धन जो होता है, ये परिवर्धन यहाँ पर आप लोगों ने स्टेम में भी पढ़ा है, रूट में भी पढ़ा है, ट्यूनका और कार्पस, ट्यूनका कार्पस थ्योरी को। तो यहाँ पर जो पर्ण का भी परिवर्धन होता है वहां पर भी ट्यूनका और कार्पस दोनों ही कैसी होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर एक पर्ण के परिवर्धन के लिए पहले तो कौन कौन सी चीज होनी चाहिए? अगर पर्ण का परिवर्धन हो रहा है तो यहाँ पर पर्ण परिवर्धन के लिए जो पर्ण अक्ष है, ये पर्ण अक्ष होनी चाहिए पहली बात तो। और इस पर्ण अक्ष का जो परिवर्धन है वो पर्ण फलक से पहले होना चाहिए, पर्ण फलक या पर्ण पत्रक। तो इनका परिवर्धन पीछे होगा और पर्ण अक्ष का परिवर्धन पहले हो जाएगा। तो होता कैसे? हमने दो परतों का नाम सुना है, ट्यूनका और कॉर्पस, ट्यूनका और कॉर्पस। यहाँ पर जो ट्यूनका की परतें होती हैं, यहाँ एक से ना होकर ये कैसी होती हैं? अधिक परतें होती हैं, ट्यूनका की अधिक परतें होती हैं। और इन अधिक परतों में जो आउटर सेल होती है, जो आउटर सेल होती है, आउटर परत होती है, सॉरी, जो सबसे बाहर वाली परत होती है, जो आउटर परत होती है, ये तो बना लेती है एपिडर्मिस। आउटर परत क्या बना लेगी? एपिडर्मिस। और जो कार्पस की परतें आ रही हैं प्लस शेष इसकी परतें, जो शेष इसकी रह जाती हैं, ये दोनों मिलकर के बनाती हैं आंतरिक भागों को। ये सभी मिलकर के किसको बनाती हैं? आंतरिक भागों को। ट्यूनका की आउटर मोस्ट लेयर में एपिडर्मिस का निर्माण कर लिया और इसको छोड़ करके जितनी भी परतें शेष रह गई हैं वो और कार्पस की सभी परतें, यहाँ लीफ के जो जितने भी आंतरिक पार्ट होते हैं, आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, उन सबका यहाँ पर ये निर्माण कर लेती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंतरिक पार्टों में जो कौन सा? वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। और कौन सा रह गया? लीफ है तो मीजोफिल होगा, मीजोफिल। और मीजोफिल में कौन कौन से होते हैं? पेलिसैड और स्पॉन्जी। इन पार्टों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ट्यूनका की शेष परतों के द्वारा और कार्पस की परतों के द्वारा इनका निर्माण यहाँ पर होता है। तो यहाँ लीफ प्राइमोर्डिया है, मान लिया ये कोई स्टेम है, यहाँ नोड है, इस नोड से लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण हो रहा है। तो लीफ प्राइमोर्डिया क्या करेगा? पहले उभार के रूप में आएगा। ये कैसे आएगा? पहले उभार के रूप में, और उभार के रूप में आकर के ये कैसा हो जाता है? सुंडाकार, वृद्धि करेगा और कैसा हो जाएगा? सुंडाकार हो जाएगा। ये जैसे प्रोब होती है ना, सुंडाकार का मतलब ऐसे लंबा और आगे से ये तीक्ष्ण ना होकर के कैसा होगा? भोंटा। तीक्ष्ण में तो इस प्रकार से होता है, तो ये तीक्ष्ण नहीं होता है, तो यहाँ पर ये सुंडाकार हो जाता है और शंकु की भांति लगता है। ये हमें कैसा दिखता है? शंकु की भांति। इसका जो शीर्ष पार्ट है, ये इसका शीर्ष पार्ट, यहाँ पर अव्यक्त सतह होती है, जो अव्यक्त सतह चपटी हो जाती है और वृद्धि करेगा और वृद्धि करके चपटी हो जाएगी। ये लगभग 1 mm के करीब वृद्धि करेगा, 1 mm। तो जब लीफ प्राइमोर्डिया की वृद्धि इतनी हो जाती है, 1 mm के करीब हो जाती है, तो अब ये लीफ प्राइमोर्डिया में विभिन्न प्रकार से विभाजन होता है, विभिन्न प्रकार से। यहाँ तक तो क्या है? ये लीफ प्राइमोर्डिया ही है जब तक ये 1 mm का हुआ है, लेकिन यहाँ के बाद में अब इस लीफ में मुख्य अक्ष भी बनेगी
मुख्य अक्ष के साथ साथ यहाँ पर पर्णफलक भी बनेंगे। पर्णाधक तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या है, पर्णफलक। पहले तो यहाँ पर अगर पर्ण है तो पर्ण आधार उपस्थित होगा, पर्ण वृंत उपस्थित होगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पर ये पर्णाधार, ये वाला हिस्सा पर्ण वृंत, और ये पूरा जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, पर्णफलक। तो यहाँ अब इनका निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, जो पर्णफलक का विकास होता है वो अंतर्वेशी रूप से होता है। अंतर्वेशी, जब मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाया था तो वह हम बताया भी था कि यहाँ पर ये पर्णफलक अंतर्वेशी रूप से वृद्धि करता हुआ पर्ण का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों का निर्माण दो प्रकार से होता है। यहाँ पर जो तीनों चीज हमने दिखाई है, इन तीनों ही चीजों का निर्माण दो प्रकार से होता है, और दो प्रकार से कैसे होता है, एक तो होता है यहाँ पर मार्जिनल इनिशियल्स के द्वारा, और दूसरा होता है सब मार्जिनल, सीमांत। मार्जिनल को क्या बोलते हैं हम, सीमांत, सीमांत आरंभिका। मार्जिनल इनिशियल, और दूसरी होती हैं सब मार्जिनल, उप सीमांत, सब मार्जिनल इनिशियल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही ऐसी वो सेल्स हैं जो कंप्लीट लीफ की वृद्धि करेंगी, ये दोनों की दोनों। तो कैसे करती हैं, जो मार्जिनल होती है ये तो करती है मार्जिनल आउटर पार्ट की वृद्धि या आउटर पार्ट का निर्माण, और जो अंदर वाली होती हैं सब मार्जिनल होती हैं ये करती हैं इनर पार्ट का निर्माण। तो सब मार्जिनल के द्वारा इनर पार्ट कौन कौन सा आएगा, मीजोफिल टिश्यू प्लस वैस्कुलर बंडल, और आउटर पार्ट कौन सा आएगा, केवल एपिडर्मिस। तो इसको अगर हम रेखीय डायग्राम से देखें तो स्टूडेंट्स, रेखीय डायग्राम से देखने पर हमको कुछ इस प्रकार से नजर आती है सेल्स। मार्जिनल इनिशियल्स सेल्स, मार्जिनल इनिशियल सेल्स, और दूसरी होती हैं सब मार्जिनल, सब मार्जिनल इनिशियल सेल। दो होंगी। जो मार्जिनल इनिशियल सेल होती हैं ये किसका निर्माण करेंगी, अभ्यक्ष और अपाक्ष, दो सतह होती हैं, एक तो अभ्यक्ष होती है और दूसरी अपाक्ष सतह होती है। तो यहाँ पर ये अभ्यक्ष प्रोटोडर्म का निर्माण करेंगी, यहाँ पर आकर के ये अभ्यक्ष प्रोटोडर्म का निर्माण करती है। ऐसे ही यहाँ भी ये अपाक्ष प्रोटोडर्म का निर्माण करेंगी, अपाक्ष प्रोटोडर्म। यहाँ भी किसका निर्माण हुआ, अभ्यक्ष प्रोटोडर्म का, और यहाँ भी किसका निर्माण हुआ, अपाक्ष प्रोटोडर्म का। तो स्टूडेंट्स, अपाक्ष प्रोटोडर्म किसका निर्माण कर लेगा, लोअर एपिडर्मिस का, लोअर एपिडर्मिस का, और ये किसका निर्माण कर लेगा, अपर एपिडर्मिस का। इसके द्वारा हो जाएगा अपर एपिडर्मिस का निर्माण। और ये पूरी व्यवस्था हम किस में पढ़ रहे हैं, डाइकोट में। यहाँ पर इन सारी चीजों को हम डाइकोट प्लांट में देख रहे हैं, ना कि मोनोकोट में, क्योंकि मोनोकोट के अंदर व्यवस्था भिन्न हो जाती है। अब यहाँ पर जो सब मार्जिनल इनिशियल सेल थी, मार्जिनल ने तो अपना काम कर लिया, ऊपर और नीचे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर जो सब मार्जिनल इनिशियल सेल होती हैं ये क्या करती हैं,
ऊपर एडेक्सियल अभ्यक्ष सतह का निर्माण करेंगी, ऊपर अभ्यक्ष परत बनाएंगी और इधर नीचे भी अभ्यक्ष परत बनाएंगी। दोनों ही जगह अभ्यक्ष परतों का निर्माण होगा और यहां सेंट्रल लेयर का निर्माण होगा। बीच में किसका निर्माण होगा? सेंट्रल लेयर का। अब ये जो सेंट्रल लेयर है, जिस सेंट्रल लेयर का निर्माण हुआ है, ये सेंट्रल लेयर प्रोकैम्बियम बनाएगी। सेंट्रल लेयर से किसका निर्माण होगा? प्रोकैम्बियम का। प्रोकैम्बियम बनी है तो किसका निर्माण करेगी? वेस्कुलर बंडल का। ये वेस्कुलर बंडल का निर्माण करती है। पत्ती के अंदर वेस्कुलर बंडल तो बन गए। सेंट्रल लेयर ने प्रोकैम्बियम का निर्माण किया और प्रोकैम्बियम ने किसका निर्माण कर दिया? वेस्कुलर बंडलों का निर्माण कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में ना तो अभी मीजोफिल का निर्माण हुआ है, मीजोफिल में पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। तो जो अभ्यक्ष परत है, ऊपर वाली अभ्यक्ष परत है, ये अभ्यक्ष परत किसका निर्माण करेगी? यहाँ पर मीजोफिल में पेलिसेड ऊतक का। अब यहाँ पर पेलिसेड टिश्यू का निर्माण करती है। तो नीचे वाली किसका निर्माण करेगी? यहां स्पॉन्जी ऊतक का निर्माण करेगी। स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण करती है। तो अभ्यक्ष अपाक्ष है, अपाक्ष है कि नीचे। जो अपाक्ष परत है, अपाक्ष परत के द्वारा स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपाक्ष स्पॉन्जी टिश्यू। और इसको क्या कहेंगे? अभ्यक्ष पेलिसेड टिश्यू। एडेक्सियल पेलिसेड टिश्यू और अबैक्सियल स्पॉन्जी टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, ये तो होता है सीधा सीधा निर्माण। इसके अलावा अभ्यक्ष परत भी कुछ स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण करती है। और यहाँ पर जो ये सेंट्रल परत होती है, ये सेंट्रल परत जो होती है, इस सेंट्रल परत के द्वारा भी कुछ स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण होता है। तो देखिए, पेलिसेड टिश्यू के जस्ट नीचे भी स्पॉन्जी टिश्यू होता है। लीफ की संरचना याद है? तो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ कुछ स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण हो जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू। और यहां भी स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण होगा। अब ये स्पॉन्जी टिश्यू का जो निर्माण हुआ, ये स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण किससे होगा? सेंट्रल लेयर के द्वारा। जो सेंट्रल लेयर है, इस सेंट्रल लेयर ने पहले तो इसका निर्माण कर दिया और रहा बचा किसका निर्माण करती है? स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण करती है। अपाक सतह भी नीचे भी कर रही है और ऊपर भी करेगी। तो ये भी यहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण करती है। अब अभ्यक्ष परत के द्वारा भी यहाँ पर कुछ स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण हो रहा है। तो ये वो परतें हैं, डॉटेड लाइन वो डॉटेड लाइन है जो अपने पार्ट का निर्माण तो करती ही हैं, साथ में अन्य भागों के निर्माण में भी सहयोग देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक डाइकोट प्लांट में संपूर्ण लीफ का निर्माण हो जाता है। क्योंकि डाइकोट प्लांट के अंदर आपको पता है, चाहे डाइकोट है या मोनोकोट है, दोनों में अपर एपिडर्मिस भी होगी और लोअर एपिडर्मिस भी होगी। अब अंतर आता है कि मोनोकोट है तो उसके अंदर पेलिसेड नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा? स्पॉन्जी टिश्यू। तो यहाँ पर डाइकोट के अंदर जो अभ्यक्ष परत होती हैं वो पेलिसेड का निर्माण करती हैं और जो अपाक्ष परत होती हैं वो स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण करती हैं। बीच की सेंट्रल लेयर ने वेस्कुलर बंडलों का निर्माण कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेस्कुलर बंडलों का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसके आसपास का जो रीजन था वहाँ कंप्लीटली टिश्यू निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ सेंट्रल लेयर की, कुछ अपाक्ष परतें, कुछ अभ्यक्ष परतें मिलकर के रहे बचे स्पॉन्जी टिश्यू का निर्माण कर लेती हैं और एक कंप्लीटली लीफ का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अगर इसी चीज को हम मोनोकोट में देखें,
अगर इसी चीज को हम मोनोकॉट के अंदर देखें तो मोनोकॉट में क्या होगा, तो स्टूडेंट्स मोनोकॉट के अंदर जो यहां पर मार्जिनल इनिशियल्स हैं, मार्जिनल इनिशियल्स सेल हैं, ये तो इधर अव्यक्त परत का निर्माण करेंगी, दूसरा ये अपाक्ष प्रोटोडर्म का निर्माण करेंगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स मार्जिनल इनिशियल्स के द्वारा तो यही कार्य संपन्न होगा। अब आते हैं सब मार्जिनल की तरफ। तो यहाँ पर सब मार्जिनल क्या कार्य करेंगी, तो यहाँ पर जो सब मार्जिनल की होती हैं ऊपर की तरफ अव्यक्त परत, और नीचे की तरफ अपाक्ष परत, बीच में सेंट्रल लेयर, बीच में सेंट्रल लेयर, यही थी डाइकॉट के अंदर। अब ये मोनोकॉट में क्या आता है, यहाँ सेंट्रल लेयर के साथ साथ में यहाँ प्रोकैम्बियम पट्टिका भी आती है, प्लस यहाँ पर क्या होगी, प्रोकैम्बियम पट्टिका, ये प्रोकैम्बियम पट्टिका भी यहाँ होगी। यहाँ परत ही परत नहीं होती है, परत के साथ में यहाँ पर प्रोकैम्बियम पट्टिका भी उपस्थित होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने C4 प्लांट में पढ़ा है सेकेंडरी के अंदर, जब सेकेंड ईयर में C4 प्लांट पढ़ते हैं तो उनके अंदर क्रॉन्च शारीरिकी पाई जाती है, बंडल शीथ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मीजोफिल टिश्यू तो पाया ही जाता है, मीजोफिल टिश्यू के अलावा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बंडल शीथ। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स सेंटर पार्ट को देखते हैं, यहाँ प्रोकैम्बियम से तो हो जाएगा वेस्कुलर बंडल का निर्माण, प्रोकैम्बियम से, क्योंकि फिक्स है प्रोकैम्बियम तो वेस्कुलर बंडल का ही निर्माण करेगी। लेकिन जो यहाँ पर सेंट्रल लेयर है, ये सेंट्रल लेयर यहाँ बंडल शीथ का निर्माण करती है। सेंट्रल लेयर किसका निर्माण करेगी, बंडल शीथ का निर्माण करेगी, पूलाच्छद का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर सेंट्रल लेयर के द्वारा बंडल शीथ का निर्माण किया जा रहा है, और प्रोकैम्बियम पट्टिका के द्वारा यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण किया जा रहा है। अव्यक्त परत किसका निर्माण करेगी, यहाँ पर मीजोफिल का, अव्यक्त परत यहाँ मीजोफिल का निर्माण करेगी, जिसको अव्यक्त मीजोफिल कहेंगे हम। और यहाँ पर अपाक्ष जो परत है, ये अपाक्ष मीजोफिल का निर्माण करेगी, अपाक्ष मीजोफिल का निर्माण करती है। तो इनके द्वारा इन परतों का निर्माण हो जाता है, अव्यक्त के द्वारा अव्यक्त मीजोफिल का, और अपाक्ष के द्वारा अपाक्ष मीजोफिल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ मध्यस्रा और पूलाच्छदों का निर्माण भी होता है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट के द्वारा अकेले ही पूलाच्छदों का निर्माण नहीं हो जाता, बंडल शीथ का निर्माण नहीं हो जाता। तो यहाँ ये भी कुछ बंडल शीथ का निर्माण करेगी, इधर ये भी कुछ बंडल शीथ का निर्माण करेगी। अब जाकर के ये संरचना कंप्लीट होती है। तो बंडल शीथ का निर्माण अव्यक्त परत के द्वारा, अपाक्ष परत के द्वारा और सेंट्रल परत के द्वारा होता है, तब जाकर यहाँ बंडल शीथ कंप्लीट होते हैं। तो ये संरचना कहाँ मिलती है, मोनोकॉट के अंदर। इस प्रकार से जो पर्ण का परिवर्धन होता है, ये पर्ण का परिवर्धन मोनोकॉट के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्ण की आकृति के आधार पर विविधताएं। पर्ण की आकृति के आधार पर विविधताएं, क्योंकि सभी पादपों के अंदर जो पर्ण पाई जाती हैं वो सामान्य नहीं, सभी में समान नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर जो पर्ण पाई जाती हैं, ये पर्ण विविधताएं युक्त होती हैं। जैसे हम बात करें मरुस्थली पादपों में, तो मरुस्थली पादपों में पत्तियां कैसी होती हैं, मैक्सिमम पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में, और छोटी होती हैं संरचना की। मीजोफाइट्स के अंदर जीरोफाइट्स से ज़्यादा बड़ी होती हैं, और हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं है तो बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पत्तियों की संरचना है, आकार प्रकार है, वो आकार प्रकार
जेनेटिकली तो होता ही होता है, लेकिन वातावरण के कारण भी वह परिवर्तित होता रहता है। वो जिस वातावरण में होती हैं उस वातावरण के अनुसार इनके आकार प्रकार में परिवर्तन आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।